गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चे, हमने यहाँ पर एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में हमने बात कर ली थी बेटा क्या होते हैं एक्सक्रीटरी मैटर, उनके बिहेव पर हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। क्या बताया था बच्चे? हमने बोला कि एक्सक्रीटरी मैटर के बेस पर एनिमल 3 तरह के होते हैं, दैट इज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। एंड उनके हमने देख लिए थे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बोलो ठीक है ना। फिर हमने बात की थी एनसीईआरटी में जो दे रखा है बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर पार्ट बोल सकते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने आपको बताया था कि इसमें हमारी 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा आता है। इन चीजों से मिलकर हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना था। बोलो ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर किडनी की लोकेशंस की बात की, स्ट्रक्चर्स की बात की, वेट की बात की, सारा आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना बच्चे। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात की, जिसमें आपको बताया कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बेटा होती है नेफ्रॉन। क्या होती है बच्चे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में बात कर ली थी। और जो इस चैप्टर की जान है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको मैंने बोला था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो उसकी भी बात हो गई थी। बोलो ठीक है ना। तो यूरिन कैसे बनाते हैं 3 स्टेप हमने उसकी बताई थी। पहली थी बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी क्या थी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरी क्या थी बच्चे ट्यूबुलर सेक्रीशन। यहां तक हमने बात कर ली थी। बोलो ठीक है ना। और बेटा जो फिल्ट्रेट बना था उसको हमने आपको ये भी बताया था कि हमारी किडनी के पास ये एबिलिटी होती है कि इनिशियल फिल्ट्रेट की कंपैरिजन में कम से कम 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट बना सकती हैं हमारी किडनीज। बोलो ठीक है ना, याद रह जाएगी। तो ह्यूमन किडनी के पास बच्चों ये एबिलिटी होती है कि इनिशियल फिल्ट्रेट की कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट कर सकती हैं। ठीक है ना। आज हम उसी की डिटेल में बात करने वाले हैं कि ह्यूमन किडनी कैसे 4 टाइम्स यूरिन को कंसंट्रेट कर सकती है। बोलो ठीक है ना। तो यूरिन 4 टाइम्स कैसे कंसंट्रेट होगी, उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्या बेटा? काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ठीक है ना। या फिर मैं बोल सकता हूं मैकेनिज्म टू कंसंट्रेट द यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट करने की मैकेनिज्म ही क्या कहलाती है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इस काउंटर करंट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये सारा हमने कल देख लिया था बच्चों। आज हम देखने वाले हैं यहां पर मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। हम फिल्ट्रेट को कैसे कंसंट्रेट करने वाले हैं वो देखेंगे बेटा। देखो पहले 2 लाइन लिखी है वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं लूप ऑफ हेनले एंड बासा रेक्टा। मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो लूप ऑफ हेनले एंड बासा रेक्टा प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल। किसमें बेटा? यूरिन को कंसंट्रेट करवाने के लिए। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसी को मैं बोलता हूं काउंटर करंट। वो ये कह रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले दोनों की दोनों बच्चों क्या शो कर रही हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म को शो कर रही हैं। बोलो संभाल लोगे? बहुत शानदार। आगे देखो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज आल्सो शो काउंटर करंट पैटर्न। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूप ऑफ हेनले की जो दोनों लिम्ब है आपस में अपोजिट फ्लो को शो कर रही हैं, वासा रेक्टा भी बच्चों अपोजिट फ्लो को शो कर रही हैं, और यही प्रोसेस क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। देखो बच्चे मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको मान लो लूप ऑफ हेनले। क्या मान लेंगे सभी लोग इसको? लूप ऑफ हेनले। ठीक है ना बेटा। ये लो, ये आ गया आपके पास लूप ऑफ हेनले। ओके। और ये मैं येलो कलर से आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये है आपके पास बासा रेक्टा। क्या है बेटा? बासा रेक्टा। बोलो ठीक है ना। ये हो गई बेटा बासा रेक्टा। ये लो रफली डायग्राम बना दिया मैंने। अब देखो ये तो लूप ऑफ हेनले हो गया। लूप ऑफ हेनले में भी मैंने आपको बताया कि बच्चों जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ये जो
रिप्रेजेंट किया है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा होगा, और ये है बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या है बेटा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। बोलो ठीक है, संभाल लोगे इतना? बहुत शानदार। देखो बेटा, अगर ये लूप ऑफ हेनले है, आप इसको मानो, मैं लिख देता हूं, ये है बेटा बासा रेक्टा। क्या है बेटा? बासा रेक्टा। और ये व्हाइट वाला मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? लूप ऑफ हेनले। बोलो बेटा, क्या है ये? लूप ऑफ हेनले। इतना क्लियर है? अब देखो आप, एनसीईआरटी कह रही है, अभी हमने देखा कि बेटा अगर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो ये क्या है बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। क्या है बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। और तो ये क्या हो जाएगी? असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। ठीक है ना? मैं लिख देता हूं, ये है बेटा आपके पास, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। और ये क्या हो जाएगी बेटा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। क्या हो जाएगी बच्चों? असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। ठीक है ना? अब सुनो, क्या मतलब है काउंटर करंट का? वो ये कहना चाह रहे थे कि ध्यान से देखो बेटा, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये आपस में शो कर रही है बेटा अपोजिट फ्लो। क्या शो कर रही है? अपोजिट फ्लो। यही नहीं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, ये भी एक तरह का क्या शो कर रही हैं? काउंटर करंट फ्लो को शो कर रही हैं। तो इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ध्यान से देखोगे तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, ये भी शो कर रही है काउंटर करंट। बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये भी क्या शो कर रही हैं? काउंटर करंट पैटर्न को शो कर रही हैं, मतलब अपोजिट फ्लो को शो कर रही हैं। यही क्या कहलाती है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। सर इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। देखो बेटा, इसके बारे में आपको पता है, हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, ये जो मैंने लाइन खींची है, ऊपर वाला पार्ट बच्चों कॉर्टेक्स है। ठीक है ना? ये क्या है बेटा? कॉर्टेक्स रीजन है। और ये क्या है बेटा? मेड्यूला रीजन है। क्या है बच्चों? मेड्यूला रीजन है। बोलो इतना क्लियर है? अब देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, और वहां पर आपको बताया है बेटा, वहां पर लिख रखी है इनकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन। देखो कॉर्टेक्स रीजन में रिप्रेजेंट किया उन्होंने 300 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। जहां लिख दिया होगा 900, लिखा तो 600 भी है, जगह नहीं अपने पास, मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। एंड डीप मेडुला में बच्चों होती है 1200 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी पर लीटर। ये ध्यान रह जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? सर इसका तो ये मतलब निकल रहा है कि जैसे जैसे मैं कॉर्टेक्स रीजन से मेडुला रीजन की तरफ जा रहा हूं, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं, जैसे जैसे मैं मेडुला रीजन से कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जा रहा हूं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। सर ये कैसे कम हो रही है, उसकी बात करेंगे। सुनो बच्चे, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था लूप ऑफ हेनले की प्रॉपर्टी, लूप ऑफ हेनले की बेटा प्रॉपर्टी, तब आपको यह बताया था कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये बेटा होता है परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर वाटर, और साथ ही बोला था नियरली इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, नियरली इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो बेटा जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल है वाटर के लिए, मैंने क्या बोला कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर आ चुका है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहाँ गया बेटा? सर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है मेरे बच्चों? ये जो लिम्ब्स के बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसी को मैं बोल रहा हूं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोल रहा हूं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बोलो संभाल लोगे इतना? अब सुनो ध्यान से कि ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है और कैसे घट रही है। पहले मैं आपको लूप ऑफ हेनले की जो प्रॉपर्टीज थी वो तो याद करा दूं, है ना? सुनो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें से सॉल्ट बाहर आता जा रहा है। क्या बोला था?
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर सॉल्ट बट नियरली इम्परमिएबल फॉर वाटर। भाई इसका ये मतलब है कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये सॉल्ट को बाहर आना तो अलाउ करती है लेकिन वाटर को नहीं करती। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अपने में से वाटर को तो बाहर आने देती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लेकिन सॉल्ट को नहीं आने देती। सर तो क्या हो गया, इससे तो हमें समझ में नहीं आया, चल क्या रहा है। अब सुनो, आएगा बच्चे, थोड़ा सब्र रखो। इधर देखो, मैंने बोला कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आया। अब देखो वाटर बाहर आया 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 और वाटर बाहर आया। अब आप खुद बताओ यहां तक आते आते हमारा जो फिल्ट्रेट है हाईली कंसंट्रेटेड होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? बिल्कुल होता जाएगा। तो ध्यान रखना ये तो डीप मेडुला रीजन में है, हाईली कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बेटा यहां पर सबसे ज्यादा होती है सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बेटा सबसे ज्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन। सर ये जो वाटर भी तो बाहर आ रहा है ये भी तो यहीं पड़ा होगा ना बच्चे ना। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर आया है ये वाटर फिर से किसमें एंटर कर जाता है? याद करो बच्चे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। कहने का मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आया और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले लेकर चली गई। तो देखो बेटा नीचे आने पर इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि पानी बाहर आ रहा है बेटा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी तो देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही। ऊपर जाने पर कम हो रही है क्योंकि ऊपर जाने पर जो हमारा ब्लड है, जो बासा रेक्टा में ब्लड है, याद है ना बच्चों? इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, जो बासा रेक्टा है इसमें ब्लड है। क्या है बेटा? ब्लड है। और जो लूप ऑफ हेनले है इसमें क्या है बच्चों? फिल्ट्रेट। क्या है? फिल्ट्रेट। मेक श्योर, ओके। अब सुनो, मैंने बोला कि इसमें से वाटर बाहर आया और ये वापस लेकर चली गई। आप बताओ किसी चीज में आप वाटर को ऐड करते जाओगे, कंसंट्रेटेड होगी कि डाइल्यूटेड? अरे डाइल्यूटेड होगी ना। तो देखो बेटा नीचे से मतलब मेडुला रीजन से कॉर्टेक्स रीजन की तरफ जाने पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। सर ये तो ठीक है, इधर वाला समझाओ तो माने। इधर देखो बच्चे, बहुत आसान। मैंने बोला कि जैसे जैसे हमारी लिम्ब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ऊपर जा रही है इसमें से क्या बाहर आ रहा है बच्चों? सॉल्ट। क्या बाहर आ रहा है? सॉल्ट। आप खुद बताओ अगर किसी चीज में से सॉल्ट कम करेंगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसके अंदर बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? अगर सॉल्ट बाहर आ रहा है ना तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी ना। सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मतलब ऊपर की तरफ देखो आप मेडुला से कॉर्टेक्स रीजन की तरफ बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ठीक है, साथ ही ये जो सॉल्ट आया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इस सॉल्ट को वापस कौन लेकर चला जाएगा? जल्दी बोलो। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये तो सॉल्ट को वापस लेके आ रही है। सॉल्ट वापस आ गया मतलब सॉल्ट ऐड बहुत सारा सॉल्ट ऐड हो गया होगा मतलब मेडुला रीजन में फिर से बढ़ गई होगी हमारी क्या? ऑस्मोलैरिटी। ये समझ में आया कि कैसे कॉर्टेक्स से मेडुला रीजन पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। बोलो ठीक है ना बच्चे? ये बहुत आसान है बच्चे, फिर से देख लो एक बार। जो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर आया ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा लेकर चली गई। ठीक उल्टा जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट बाहर आया इसको वापस कौन लेकर चला गया? वासा रेक्टा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, इधर से आया फिर इधर चला गया फिर इधर से आया, ये आई जा क्यों रहा है? बेटा आपको बताया था कि यूरिन को हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं। देखो ना हमने क्या किया, इसमें से जो सॉल्ट थे वो निकाल लिए, वाटर थे वो भी निकाल लिए बेटा। तो यूरिन का कंसंट्रेशन होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा बेटा, वही 4 टाइम्स कंसंट्रेशन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा एक जो मेन रीजन बताया था, ये जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है आपको सॉल्ट और वाटर का, इसका मेन रीजन है आयनिक और पीएच को भी बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? इसलिए आयंस का मूवमेंट यहाँ पर चलता रहता है। बोलो ठीक है क्या? संभाल लोगे? बहुत शानदार। इतना आई होप समझ में आ गया होगा क्या होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है ना बेटा? आगे चलते हैं। देखो बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको आ गई होगी। अब हम देखते हैं यहां पर ब्लड फ्लो इन किडनीज। क्या देखेंगे बच्चे? ब्लड फ्लो इन किडनीज। सर ब्लड का फ्लो बता दो कैसे होता है?
तो हम सबको पता है बेटा कि जो हमारा ब्लड है बेटा, ब्लड को जो पंप करने वाला मेन ऑर्गन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? हार्ट। क्या है बेटा? हार्ट। याद करो जब एनसीईआरटी में आपको किडनी वाला डायग्राम दिखाया था, जब किडनी वाला डायग्राम दिखाया था तो मैंने बोला था कि बेटा यहां पर ये देखो बेटा, मैंने जब ये डायग्राम दिखाया था तब आपको बोला था कि लेफ्ट साइड में, आप ऐसे याद रखना कि लेफ्ट साइड में एओर्टा है। क्या बेटा? एओर्टा। कौन सा एओर्टा था यहाँ पर? डॉर्सल एओर्टा। कहाँ लिखा है? ये देखो बेटा, डॉर्सल एओर्टा लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना डॉर्सल एओर्टा। अभी मैं फ्लो पढ़ाऊंगा उसमें काम आओगा। इधर देखो, आ जाओ, ब्लड फ्लो इन किडनी। तो आपको पता है जो हमारा हार्ट है, हार्ट ब्लड किस में पंप करता है बेटा? एओर्टा में। और एओर्टा में भी मैं कौन से एओर्टा की यहां पर बात करने वाला हूं? डॉर्सल एओर्टा। कहां पंप करेगा बेटा? डॉर्सल एओर्टा में। बोलो इतना समझ आया? भाई हमारा जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, सर लेफ्ट, हाँ बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर मैं बोलूं ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को जो पंप करता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। तो ध्यान रखना ये डॉर्सल एओर्टा में, हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया है डॉर्सल एओर्टा में। भैया एओर्टा, एओर्टा देखो बेटा ऐसा होता है, एक मेन पाइप एओर्टा। अब इस एओर्टा से बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज टूटेंगी बेटा, बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज निकलेंगी, समझ पा रहे हो? और इस आर्टरी से देन फर्दर कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। इतना ये तो सबको आपको पता ही होगा। अब मैं देखो क्या कहने जा रहा हूं बेटा, हमारे हार्ट ने ब्लड को तो पंप कर दिया है, ठीक है ना? अब ये डॉर्सल एओर्टा बेटा एक बड़ा पाइप, अब उस बड़े पाइप से और छोटे छोटे बहुत सारे पाइप निकलते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी आर्टरीज निकलेंगी। अब वो आर्टरीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जा रही होंगी, लेकिन उनमें से एक आर्टरी हमारी किडनी की तरफ जा रही होगी। उस आर्टरी का क्या नाम दूंगा? रीनल आर्टरी। भाई किडनी के लिए क्या शब्द आता है? रीनल। तो रीनल आर्टरी। ध्यान से देखते चलना बेटा, बड़ा आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। हार्ट ने ब्लड को कहां पंप किया? डॉर्सल एओर्टा। एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकली, जो आर्टरी किडनी की तरफ जा रही है उसको मैंने रीनल आर्टरी बोला। क्या बोला बेटा? रीनल आर्टरी। अब याद करो आर्टरीज किसमें फर्दर ब्रेक डाउन होती हैं? भैया एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्टरियोल। किसमें बेटा? आर्टरियोल। रीनल आर्टरी से देन हमारा जो ब्लड गया था, याद करो बेटा, एफरेंट आर्टरियोल में। कहा? एफरेंट आर्टरियोल में गया होगा। और एफरेंट आर्टरियोल से बेटा ग्लोमेरुलस। कहां गया होगा बेटा? ग्लोमेरुलस, ठीक है ना? और ग्लोमेरुलस ने ब्लड को फर्दर पंप किया होगा किधर बेटा? मतलब एफरेंट आर्टरियोल, याद आ रहा ना बेटा, ज्यादा डायमीटर वाला से कम डायमीटर में किधर गया होगा? इफरेंट आर्टरियोल। कहां गया होगा बेटा? इफरेंट आर्टरियोल। बोलो ठीक है क्या? अब आप बताओ, इफरेंट आर्टरियोल तक ब्लड आ गया है, अब कहां जाएगा बेटा? अरे याद करो, बहुत आसान है। हमने आपको बताया इफरेंट आर्टरियोल को ही हम आगे चल के कहते हैं पीटीसी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, या फिर मैंने इसका दूसरा नाम बताया था बच्चों, बासा रेक्टा। क्या बोल दूंगा बेटा मैं? बासा रेक्टा। अब आप देखो बेटा, किडनी से ब्लड को बाहर भी तो लाना है ना, तो देखो जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक मेन एओर्टा, उससे बहुत सारी आर्टरीज, उससे बहुत सारे आर्टरियोल और उससे बहुत सारी कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से सबसे बड़ी वेना कावा, उससे छोटी वेन्स और उनसे भी छोटी होती हैं वेन्यूल्स। क्या होती है बेटा? वेन्यूल। तो ध्यान रखना पीटीसी, बहुत सारी पीटीसी मिलकर बेटा ओपन हो जाएंगी वेन्यूल्स में। किसमें बेटा? वेन्यूल्स में। तो मैं किडनी की बात कर रहा हूं, क्या मैं रीनल वेन्यूल बोल दूं? क्या बोल दूं बेटा? रीनल वेन्यूल। और ये रीनल वेन्यूल याद करो, जो किडनी से वेन बाहर लेकर निकल रही थी ब्लड को, है ना, तो उसको मैं बोल दूंगा रीनल वेन। क्या बोल दूंगा बच्चे? रीनल वेन। तो रीनल वेन के थ्रू किडनी से ब्लड बाहर आ जाता है और रीनल वेन जाकर ओपन होगी किसमें बेटा? वेना कावा में। किसमें बेटा? वेना कावा में। अच्छा कौन सा वेना कावा?
देखो बेटा, आप सबको पता है हमारे हार्ट से जितने नीचे ऑर्गन्स हैं उन सबसे ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वालों से बेटा सुपीरियर वेना कावा। तो आप बताओ बेटा, हार्ट की पोजीशन के हिसाब से किडनी कहाँ है, ऊपर नीचे? नीचे है ना बेटा, तो लेकर आएगी इंफीरियर वेना कावा। कहाँ ब्लड पहुंचेगा बेटा? इंफीरियर वेना कावा। और आपको पता है वेना कावा फर्दर हमारी राइट एट्रियम मतलब हार्ट में ब्लड को छोड़ देगी। बोलो ठीक है ना। तो ये था बेटा आपके पास ब्लड फ्लो इन किडनी। क्या था बच्चे? ब्लड फ्लो किस तरह से होता है किडनी के अंदर? ब्लड फ्लो इन किडनी। बोलो संभाल लोगे क्या? बहुत आसान था। हार्ट, डॉर्सल एओर्टा, रीनल आर्टरीज, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, पीटीसी, रीनल वेन और रीनल वेन्यूल वेन और इंफीरियर वेना कावा। तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो इंफीरियर वेना कावा है और यहाँ पर एओर्टा बेटा कौन सा है? डॉर्सल एओर्टा। कौन सा बच्चे? डॉर्सल एओर्टा। बोलो इतना संभाल लोगे? बहुत शानदार। आगे देखो, तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म पड़ी है उसकी कुछ लाइंस लिखी हुई है, देख लेते हैं। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड बासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम helps in maintaining and increasing osmolarity towards the medulla region, that is from 300 to 1200 millimole osmolarity प्रति लीटर। ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। ओके बेटा, बताया जा चुका है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैंने आपको लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ इस तरह से बना के दिखाया था बेटा, है ना? इस तरह से बनाया था, क्या? बासा रेक्टा। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या करा? इस बासा रेक्टा को उठा के अलग से रख दिया है। इस एनसीईआरटी ने बासा रेक्टा को उठा के बेटा अलग रख दिया है। चीज वही है ना? कैसे देखोगे? आप देख सकते हो, यह है बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वाटर बाहर आया है ना। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देखो बच्चे सॉल्ट बाहर आ रहा होगा, कहाँ आया? दिखाई नहीं दिया इसमें, कोई बात नहीं, रास्ते निकाल देंगे। NaCl है ना बेटा, सॉल्ट बाहर आ रहा है। आप देखो जैसे जैसे अंदर की तरफ, जैसे जैसे मेडुला रीजन की तरफ जा रहे हैं, वाटर बाहर आया, वाटर बाहर आया, वाटर बाहर आया। क्या आपको हाईली कंसंट्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है? मेडुला रीजन में कितना हो गई बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन? 1200 मिलीमोल ऑस्मोलरिटी प्रति लीटर। संभाल लोगे? इसमें देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे बेटा सॉल्ट बाहर आ रहा था 900, 600, और मतलब सॉल्ट बाहर आएगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ये हमने आपको बता दिया था। बोलो ठीक है क्या? संभाल लोगे बेटा? बहुत शानदार। ऐसे ही बासा रेक्टा का अपोजिट फ्लो था। देखो बेटा, ये जो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर आ रहा था, मैंने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए किसके अंदर घुस जाएगा बेटा? इसी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा के अंदर, है ना बच्चे? तो देखो बासा रेक्टा में क्या होता जा रहा होगा? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इसमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ से सॉल्ट बाहर आया था, ये आया है, इसमें जो सॉल्ट बाहर आया ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर से कहाँ चला गया? हमारे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा। ठीक है ना बेटा? तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इससे बेहतर तरीके से हमने आपको समझा रखा है, संभाल लेना बेटा एक बार। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये देखो बच्चे, NaCl is absorbed by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged by the descending limb of vasa recta। ये हमने बहुत अच्छे से देख रखा है। NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि जो ascending limb of loop of Henle से सॉल्ट बाहर आ रहा है उसको वापस लेके कौन चली गई? अरे बोलो, ascending limb से बाहर आया उसको वापस कौन लेकर चली गई? descending limb of vasa recta लेकर चली गई। वही सब लिखा हुआ है। Similarly, इसी तरह small amount of urea enters into thin segment of ascending limb of loop of Henle which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। ये सब सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, ये भी हमने बेटा पढ़ लिया है। क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन किडनी में बेटा एक एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड कर सके देन इनिशियल फिल्ट्रेट। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा यहाँ पर? इनिशियल फिल्ट्रेट। बोलो ठीक है ना? और जो इस तरह का अरेंजमेंट हमने देखा इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। कुछ भी नया नहीं लिखा हुआ है, सारा पढ़ा दिया गया है। अब यहां पर बेटा मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा 4 चीजों से मिलकर बना है, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स
एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। तो बेटा किडनीज की बात खत्म हो गई है, बरो ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या है यूरेटर्स। आपको पता है अलग अलग किडनी से अलग अलग यूरेटर आए हुए हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये किसका डायग्राम बना हुआ है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। ये बेटा यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम। यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइंटली नहीं खुलते हैं, अलग अलग ओपन होते हैं। कैसे बेटा, अलग अलग ओपन होते हैं, और वो भी ऑब्लिकली। देखो आप ध्यान से, ऐसे ऐसे सीधे सीधे नहीं आए बेटा, ऑब्लिकली ओपन होते हैं। सर इसका क्या मतलब है? ऑब्लिकली ओपन होने से ये फायदा है कि बेटा यहाँ पर यूरिन का बैक फ्लो नहीं होगा, यूरिन का बैक फ्लो नहीं होगा। बोलो ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर की। किसकी? यूरिनरी ब्लैडर की। देखो बच्चे, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें एक आपको दिख रही होगी आउटर लेयर जो कि लाइन रहती है डिट्रूसस मसल, डिट्रूसर मसल। यहाँ पर जो मसल्स का नाम है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर मसल का नाम क्या है? डिट्रूसर मसल, जो कि होती है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का ये मतलब है कि इस तरह की मसल्स हमारे कांटेक्ट में, सॉरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो इंटरनल आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, इंटरनल लेयर लाइंड बाई ट्रांजिशन एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम बेटा? ट्रांजिशन एपिथेलियम। इसके पास ग्रेट एक्सपांशन की कैपेसिटी होती है। सर क्या मतलब है ग्रेट एक्सपांशन की कैपेसिटी? जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर आके ओपन होगा, इधर मान लो यहाँ पर ओपन हो रहा है बेटा, जैसे जैसे यूरिन भरता जाएगा और ये एक्सपांड होती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी। यूरिन नहीं रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ पा रहे हो? तो जो इंटरनल लेयर है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, ये किसके द्वारा लाइंड है? ट्रांजिशन एपिथेलियम। और आउटर लेयर जिससे लाइंड है बेटा, उसको मैं कहता हूं डिट्रूसर मसल। क्या कहता हूं? डिट्रूसर मसल। बोलो यहां तक क्लियर है? संभाल लोगे? बहुत शानदार। ये जो यूरेटर्स हैं, आपको पता है ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ऑब्लिक ओपनिंग। यहां पर शब्दों पर फोकस रखना बेटा। कैसे बेटा? ऑब्लिक ओपनिंग्स। ऑब्लिक ओपनिंग समझते हो? ठीक है ना बेटा, इस तरह से तिरछी, तो इस तरह से खोलते हैं। इससे क्या फायदा होता है ऑब्लिक ओपनिंग से? ऑब्लिक ओपनिंग से बच्चे ये फायदा होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, है ना। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से वापस बैक फ्लो ना हो जाए यूरिन का, किसके अंदर? हमारे यूरेटर्स के अंदर। इसलिए ऑब्लिक ओपनिंग होती है। कैसी होती है बेटा? ऑब्लिक ओपनिंग होती है। इतना ही बताना था इसमें, बोलो ठीक है ना। चलें आगे। हाँ, एक चीज और है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में बेटा दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं। एक इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरे एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखो बेटा, स्फिंक्टर का क्या मतलब है? देखो आपने अपनी बॉडी में पढ़ रखे होंगे स्फिंक्टर्स एंड वॉल्व। तो बेटा जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को करवाते हैं, है ना। कहने का मतलब एक ही तरफ जा सकता है फ्लो, मतलब जो भी फ्लूइड है एक तरफ ही जा सकता है, वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन स्फिंक्टर का जनरली मतलब ये होता है कि दोनों डायरेक्शन में कभी कभी हो सकता है, इन सिवियर केसेस। ठीक है ना बेटा, जैसे हमने इस तरह के यहाँ पर स्फिंक्टर पढ़े होंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। अरे भाई हम खा सकते हैं तो कभी कभी उल्टी भी तो हो जाती है ना, तो इसको बोल दिया हमने बैक फ्लो। कहने का मतलब जो स्फिंक्टर्स हैं इनमें बैक फ्लो पॉसिबल है, वॉल्व में बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब सुनो, यूरिनरी ब्लैडर में बेटा इंटरनल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल है। इंटरनल स्फिंक्टर्स बेटा रहते हैं इनवॉलेंट्री। ये जो स्फिंक्टर है इंटरनल साइड में, इन पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना बेटा, ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री कहने का मतलब अगर यूरिन जरूरत से ज्यादा भर रही है तो ये वाले क्या हो जाते हैं बेटा? ओपन हो जाएंगे। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो बाहर वाला है वो कंट्रोल में है। अरे तभी ना हम रोक पाते हैं भाई। कहीं लंबे सफर पे जा रहे हो, इतनी देर तक अगर आप यूरिन को रोके हुए हो तो किसकी वजह से? एक्सटर्नल स्फिंक्टर की वजह से। किसकी वजह से? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सर इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है। यस बच्चे, एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, मतलब वॉलंटरी है। नॉर्मली ये भी क्या रहता है? कॉन्ट्रैक्टेड। कैसा रहता है बेटा? कॉन्ट्रैक्टेड। बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ये क्या हो जाता है? रिलैक्स। क्या हो जाएगा बेटा? रिलैक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात हो? आगे बात,
चलिए अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर रेगुलेशन ऑफ किडनी। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेगुलेशन ऑफ किडनी। चलो इसको सुन लो बेटा। कहने का मतलब यह है कि जो रेगुलेशन ऑफ किडनी है इसका क्या मतलब है भाई? आप बताओ, हमारा बीपी कभी हाई कभी लो, या जीएफआर ऊपर नीचे हो जाए, जीएफआर बढ़ जाए, जीएफआर कम हो जाए। आप बताओ किसी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किडनी की तरफ ब्लड का फ्लो भी तो ज्यादा होगा। अरे भाई सारे ऑर्गन्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा है तो क्या किडनी की तरफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या बड़ा ही रहना चाहिए ना बेटा? तो कहने का मतलब अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा, जीएफआर बढ़ा, तो उसको कम करने वाले फैक्टर्स भी चाहिए। अरे कोई ना कोई तो कम करने वाला चाहिए। अगर किसी वजह से जीएफआर कम हो जाए तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, उसको बढ़ाने वाला भी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहने का मतलब भाई जो हमारी किडनी है वो ये चाहती है कि हम हर मिनट 125 ml को ही फिल्ट्रेट करेंगे, या फिर 125 ml ही फिल्ट्रेट बनाएंगे। उससे ज्यादा होगा तो भी कम करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर कम हो गया तो भी बढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम देखने वाले हैं किसके अंदर? रेगुलेशन ऑफ किडनी। किसमें बच्चे? रेगुलेशन ऑफ किडनी में देखने वाले हैं। बोलो संभाल लोगे क्या? चलो पहले इसकी लाइन से देख लेते हैं क्या लिखा है। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज रेगुलेटेड बाई हार्मोनल फीडबैक। किसके द्वारा बच्चे? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द। अब किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस का रोल हो सकता है यहां पर? तो सबसे पहला हमारे पास लिखा है बेटा हाइपोथैलेमस। कौन है बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद करो बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा, है ना। थर्स्ट सेंटर बोलते हैं इसको, मतलब आपको प्यास लगी है तो कोई तो बताएगा कि भाई पानी पी ले, वो हमारा बताएगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है हमारी भूख प्यास को। संभाल लोगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस याद करो बेटा। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या हुआ करता था? मैंने बोला एफरेंट आर्ट्रियोल प्लस डीसीटी के कॉम्बिनेशन से जो सेल्स का मास था बेटा, उसी को बोला था जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्लियर? एंड हार्ट है सर, हार्ट से भी कोई हार्मोन आएगा इसको कंट्रोल करने के लिए? यस बच्चे, आपने पढ़ा होगा हार्ट से भी एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है ANF, मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। कैसे काम करता है वो भी हमने बात की नहीं है, करेंगे आगे। आगे सुनो। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चार्ज इन ब्लड, चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। देखो बच्चे, हमारी बॉडी में डिफरेंट रीजन्स पर, ये कहीं भी हो सकते हैं, ब्लड कैपिलरी में मान लीजिए हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो शब्द का मतलब बेटा हमने आपको बताया था सॉल्ट। क्या होता है बच्चों? सॉल्ट। ऑस्मो शब्द का मतलब यहां पर है बेटा सॉल्ट, ठीक है ना। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट को पहचानने वाले कि भाई आपका जो ब्लड है, आपकी जो बॉडी है, इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है। कम हो गई तब भी ये बता देंगे, और अगर ज्यादा हो गई तब भी ये बता देंगे। इमेजिन करो आपकी बॉडी में किसी वजह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये बता देंगे कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, मतलब कंसंट्रेशन कम करना चाहते हैं। तो क्या करें? सॉल्ट को निकाल के फेंक दें? ऐसे नहीं होता है भैया। सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम करना है तो पानी पी लो। भाई ऑस्मो रिसेप्टर्स सिग्नल देंगे बेटा किसको? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस में थर्स्ट सेंटर है। थर्स्ट सेंटर मतलब आपको पानी पीने के सिग्नल आएंगे। जब आप पानी पियोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। संभाल लोगे ना? बहुत शानदार। आपने देखा भी होगा कई बार अगर आप ज्यादा ऐसी चीजें खाते हो जिनमें सॉल्ट भर भर के है, तो बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हुई तो बेटा आपको प्यास बार बार लगती है, अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो। बोलो ठीक है ना? आगे देखो। इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाई चेंजेस। अच्छा बता दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ऑस्मो रिसेप्टर्स की वजह से, अगर आप बताओ आपका तो थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ, आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, वाटर एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ब्लड का स्लाइटली वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का स्लाइटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है बच्चे। अरे आप खुद सोचो, अभी हार्ट के पास कितना ब्लड आ रहा था, अब आपने और ऐड कर दिया ना उसमें बेटा, तो अब तो ज्यादा आएगा, ज्यादा पंप करेगा, ज्यादा पंप करेगा, मतलब
बीपी हाई हो जाएगा कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाता, कंपैरेटिवली। ओके, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन भी मेंटेन रह जाती है। आगे देखो, वाटर स्ट्रेस एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, जो कि बेटा किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को, टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ध्यान रखना बेटा, एडीएच की पहले तो फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आया कहां से, हाइपोथैलेमस से, या फिर मैं इसको बोल देता हूं वैसोप्रेसिन। देखो बेटा नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक। भाई डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जिससे हमारी यूरिन बार बार, मतलब यूरिन ज्यादा बने या फिर यूरिन करने बार बार जाना पड़े, लेकिन ये क्या है, एंटी डायूरेटिक, मतलब यूरिनेशन को कम करवाएगा सर। हाँ, कैसे कम करवाएगा वो बाद में बताएंगे। याद करो, आपको बताया था डीसीटी में होती है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। क्या होती है बच्चे, डीसीटी में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होती थी। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो यही कंडीशंस हैं कि अगर एडीएच आया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आया या फिर वैसोप्रेसिन आया, तो ये क्या करवा देते हैं बेटा, डीसीटी से सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़वा देते हैं। अब आप सोचो कि हमारी डीसीटी मतलब ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन से वाटर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन, मतलब वाटर कम करवा दिया, यूरिन हमारी हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अरे बिल्कुल, ये जो वाटर है एब्जॉर्ब होकर जा कहाँ रहा है, अरे भैया बासा रेक्टा में जा रहा है। और बासा रेक्टा क्या है, ब्लड वेसल, मतलब ब्लड का वॉल्यूम। अरे बोलो, ब्लड में कोई भी चीज ऐड करोगे, वाटर सोडियम आयन ऐड करोगे तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। संभाल लोगे इसको, बहुत शानदार। आगे देखो, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, तो ध्यान रखना वो कह रहे हैं ये जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है। तो ध्यान रखना ये जो हार्मोन है कहाँ से आया बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आया है। कहाँ से आया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसको स्टिमुलेट किसने किया होगा, जल्दी बोलो। एक बात याद करो, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस क्यों लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं हुआ, बने बनाए आते हैं। कहाँ से आए हैं बनके, हाइपोथैलेमस से आए हैं, और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से सीधे ब्लड में डिफ्यूज कर दिए गए होंगे। बोलो ठीक है ना। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट, एनसीईआरटी कहती है फ्रॉम लेटर पार्ट। तो बेटा लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल का मतलब यहां पर वो इशारे कर रही है डीसीटी। किसके लिए बेटा, डीसीटी। अरे तभी ना बोला था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मेरे बच्चों, ये कंडीशन है कि हार्मोन आएगा तभी हम डीसीटी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे। देयरबाय प्रिवेंटिंग डाईयूरेसिस। और क्या हो जाता है, आप फिर से सुनो, अगर बेटा इस एडीएच ने डीसीटी से वाटर और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाया होता तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता, और अगर यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता तो बताओ यूरिन बार बार जाना पड़ता, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डाईयूरेसिस। क्या कहते हैं बेटा, डाईयूरेसिस। चलो अभी वो कहते हैं एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर्स। भैया हमने आपको बताया कि अगर आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हुआ, आपने पानी पी लिया, आपकी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, कंपैरेटिवली ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई होगी, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या अभी भी एक्टिवेट होंगे, नहीं होंगी, तो ये स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं अगर बॉडी फ्लूइड बढ़ गया है तो ये स्विच ऑफ हो सकते हैं ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज। अब बताओ ऑस्मोरिसेप्टर्स, देखो बेटा हुआ क्या, इस तरह से समझो। मान लो ऐसे लिख लेते हैं, किसी वजह से आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो कम हुआ होगा। बॉडी फ्लूइड कम हुआ होगा मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बेटा इंक्रीज हो गई होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी होगी, आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या हो गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्टिवेट। अब ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, इन्होंने सिग्नल किसको दिया मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस को दिया। किसको दिया बेटा, हाइपोथैलेमस
थैलामस को दिया होगा, और हाइपोथैलामस ने जो बेटा हार्मोन इसके पास बने थे, सिंथेसाइज हुए थे, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन, कहाँ भेज दिए थे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ भेज दिए थे? मैंने तो एंटीरियर लिख दिया था क्या? हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज कर दिए थे एडीएच। क्या रिलीज कर दिया था बेटा? एडीएच। ये एडीएच कहाँ गया होगा? जल्दी बोलो। एडीएच गया होगा बेटा डीसीटी। अभी बोला था ना एनसीईआरटी ने, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये वहां पर गया होगा कौन? एडीएच। और एडीएच ने क्या किया होगा? जल्दी बोलो। वाटर एंड सोडियम आयन का करवा दिया होगा रीएब्जॉर्प्शन। अब बताओ, वाटर एंड सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होके कहाँ गया? बासा रेक्टा। बासा रेक्टा बोले तो ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी के अंदर गया है। तो बताओ बेटा, ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, दैट इज ब्लड प्रेशर भी क्या हो गया बेटा? ब्लड प्रेशर क्या हो गया होगा बेटा? इंक्रीज। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा तो आप बताओ जीएफआर बैक टू नॉर्मल, मतलब कंपैरेटिवली जीएफआर हमारा फिर से आ गया होगा। मैं कहानी यहां पर ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था कि किसी वजह से जीएफआर आपका क्या हो चुका होगा? गिर गया होगा। किसकी वजह से? हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड कम हो गया हो। संभाल लोगे? कोई दिक्कत वाली बात? ये बहुत ही आसान फ्लो चार्ट है, ठीक है ना? आगे देखो। अब बताओ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है। अब जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, जीएफआर एक्टिवेट हो गया है, मतलब वापस आ गया है, तो अब फिर से आप लोग बताओ बेटा कि जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, वो क्या हो गए होंगे? स्विच ऑफ, है ना? स्विच ऑफ। यही बात चल रही थी। अब सुन लो, कंप्लीट द फीडबैक, इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। भाई जो हम चाह रहे थे वो हो गया, अब इसको स्विच ऑफ करवा दो। ADH can also affect the kidney function by its vasoconstrictive effect on blood vessels। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है। देखो बेटा, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो हमारा ADH है वो क्या करता है, तो इसके दो काम आपको पता लग चुके हैं अब तक। DCT से सोडियम आयन वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा मतलब फाइनली क्या करने वाला है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने वाला है और ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला है। लेकिन अगर आपके पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है और जीएफआर गिरा हुआ है, तो क्या करेगा बेटा? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। क्या करवा देगा? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट। इसके पास ये भी एबिलिटी है। आप खुद सोचो, कोई पाइप है, आप पाइप को दबाओगे, प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक वैसे ही है, हमारी ब्लड वेसल्स को क्या करवा देता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। मान लो ये ब्लड वेसल थी बेटा, है ना? इसको क्या करवा देगा? स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। तो आप बताओ बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो वही कह रहे हैं, दिस कॉजेस एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। संभाल लोगे इतना? बताओ यहां तक कोई डाउट हो? चलो देखो बच्चे, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द जीएफआर। वो कह रहे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या बढ़ सकता है? जीएफआर बढ़ सकता है। एंड अल्टीमेटली बाई जीएफआर, मतलब जीएफआर बैक टू नॉर्मल। सिंपल सी बात, जैसे एनसीईआरटी कहती है वैसे याद रखेंगे। इस फ्लो चार्ट की मदद से आप एडीएच का काम समझ सकते हैं। बोलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब हमारे पास आया है एक रास सिस्टम। क्या आया बेटा? एक रास सिस्टम। सबसे पहली बात, आपको रास की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है रेनिन। आर मीन्स रेनिन, ये रेनिन हार्मोन है, ध्यान रखना। एंजियोटेंसिन, जो कि एक टाइप की प्रोटीन है। क्या है बच्चों? प्रोटीन। और यह है एल्डोस्टेरॉन। क्या है बेटा? एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। याद करो बेटा, अगर किसी को याद हो एल्डोस्टेरॉन कहां से आया था, जल्दी बोलो। एल्डोस्टेरॉन आया था बेटा किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट थी जिनका नाम था एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड में भी दो पार्ट हुआ करते थे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपको पढ़ाया जाता है। तो बेटा ये एल्डोस्टेरॉन कहां से आया था? जल्दी बोलो फटाफट। एड्रिनल कॉर्टेक्स से आया है। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से? कॉर्टेक्स से।
ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मेन हमारी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कौन मेंटेन करने आता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन का ठेकेदारी किसने उठा रखी है, तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपके पास एडीएच भी है और एल्डोस्टेरॉन भी है तो आप किसके साथ जाओगे, एल्डोस्टेरॉन के साथ जाओगे। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखना, एल्डोस्टेरॉन अगर सॉल्ट स्पेशली पूछे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किसका है, तो बेटा आप एल्डोस्टेरॉन के साथ जाओगे। जब ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि एल्डोस्टेरॉन को लगाएं या एडीएच को लगाएं, तो ध्यान रखना बेटा, एडीएच को आप नहीं लगाएंगे, सॉल्ट की मेन कंसंट्रेशन संभालने का ठेका किसने उठा रखा है, एल्डोस्टेरॉन ने संभाल रखा है। किसने बेटा, एल्डोस्टेरॉन ने संभाल रखा है। बोलो ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखो, द JGA प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, चलो पढ़ लेते हैं पहले। ए फॉल इन GFR blood pressure can activate the JG cells to release renin which convert angiotensinogen in blood to angiotensin first and further to angiotensin second, जो कि एक पावरफुल बता देते हैं। सुनो बेटा होता क्या है। आज भाई गिर गया है GFR, क्या गिर गया है हमारे पास, GFR गिर चुका है। GFR याद है ना, अरे भैया फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट, एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट, ठीक है ना, जो कि 125 ml हुआ करता था। सुनो बेटा, GFR आज हमारा गिर चुका है, GFR गिर गया है और हमें क्या करना है, GFR को बढ़ाना है। तो आप बताओ बेटा, जब किडनी के पास ब्लड फ्लो कम पहुंचेगा तो बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम ही हो जाएगी ना, जो 125 ml बन रही थी पर मिनट वो भी कम हो जाएगी। और जब ये GFR कम होती है तो याद करो बेटा, ये GFR कम होती है तो हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं JG सेल्स। JG सेल्स क्या होगी बेटा, एक्टिवेट हो चुकी हैं आज। जैसे ही GFR गिरा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स में स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, दैट इज JG सेल्स, और JG सेल्स रिलीज करती हैं एन इंपॉर्टेंट हार्मोन मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है रेनिन। क्या है बेटा, ये रेनिन हार्मोन है। ये बोलो संभाल लोगे, ये जो रेनिन हार्मोन है ये क्या करता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, बोलो ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में। मैंने क्या बोला बेटा, कि जो हमारे पास रेनिन हार्मोन है ये क्या करता है, रेनिन हार्मोन क्या करता है बेटा, एंजियोटेंसिन को पहले एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है और देन एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। हमारा रेनिन, ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों जगह पर सेम एंजाइम काम कर रहा है, चाहे वो एंजियोटेंसिनोजन से, याद रखना ये एंजियोटेंसिनोजन है, क्या बेटा, नोजन है, और ये क्या है एंजियोटेंसिन, एंजियो लिख देता हूं, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब देखो बेटा, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बेटा होता है पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या है बेटा, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बोलो संभाल लोगे, अरे हाँ बोल दो यार। तो यह पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और अभी आपको बताया गया था कि अगर आप ब्लड वेसल को प्रेस करोगे, भाई वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का क्या मतलब है, वैसो का मतलब है यहाँ पर ब्लड वेसल से, और कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। अगर आप ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हो तो ब्लड प्रेशर, अरे जल्दी बोल दो, क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब बच्चे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया होगा बेटा, लो मैं लिख देता हूं, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, जल्दी बोलो, GFR बैक टू नॉर्मल।
GFR बैक टू नॉर्मल। तो आज हमारे पास GFR नॉर्मल हो चुका है। अरे हुआ क्या था हमारे साथ, GFR ही ना गिरा था, GFR को हमने फिर से बढ़ा लिया है। बताओ बेटा, क्या हम भी यही चाहते थे? बिल्कुल यही चाह रहे थे बेटा। GFR गिरा, जेजी सेल्स एक्टिवेट हुई, रेनिन हार्मोन निकला, रेनिन हार्मोन जेजी सेल्स ने सक्रिएट किया और बेटा एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट देन एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है बेटा? सॉरी, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ गया मतलब GFR बैक टू नॉर्मल, GFR बैक टू नॉर्मल। क्या हम यही चाहते थे? बिल्कुल। अब सुनो बेटा मजेदार बात सुनो, मैंने बोला कि एंजियोटेंसिन सेकंड इज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बट अब देखो दो तरह से कैसे काम करता है ये, यहां बच्चे फंस जाते हैं। सिर्फ इतना ही याद रहता है कि क्या है ये, एंजियोटेंसिन सेकंड पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, बस यही काम है। ऐसा नहीं है। देखो बेटे, एंजियोटेंसिन सेकंड और क्या कर सकता है? एंजियोटेंसिन सेकंड कैन सेंड सिग्नल, कैन सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। किसको भेज सकता है बेटा? हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज सकता है। और हाइपोथैलेमस को जैसे ही सिग्नल भेजेगा, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा? अरे जल्दी बता दो फटाफट। एल्डोस्टेरॉन। क्या करेगा बेटा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, अरे तभी ना इसका पूरा नाम है रासलीला, है ना बच्चे? रेनिन एंजियोटेंसिन देखो, रेनिन का रोल देख लिया, एंजियोटेंसिन का रोल देख लिया, लेकिन एल्डोस्टेरॉन का रोल नहीं देखा था ना। तो जब तक हम एल्डोस्टेरॉन की बात नहीं करेंगे तब तक ये रास सिस्टम की पूरी बात नहीं होगी। तो ध्यान रखना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ साथ ये बेटा क्या करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज देगा और हाइपोथैलेमस से रिलीज, मतलब हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज कर देगा एल्डोस्टेरॉन को। और एल्डोस्टेरॉन का काम तो आप जानते ही हो, ये काम करेगा DCT पर जाकर। किस पर? DCT पर जाकर काम करेगा। और DCT से बेटा फर्दर सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया जाएगा। और आपको पता है, जब वाटर एंड सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फर्दर हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, मतलब हमारा फिर से GFR बैक टू नॉर्मल, GFR बैक टू नॉर्मल। बोलो संभाल लोगे इतना? अरे आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? चलें आगे। ओके चलो बेटा, तो ये हमने देख लिया है बेटा। हाँ, एक सिस्टम हमारे पास और बचा है जिसका नाम है ANF। देखो बेटा, सर आपने बताया कि GFR कम हो गया, बढ़ाने के दो तीन तरीके देख लिए, है ना बेटा? एक तो एल्डोस्टेरॉन ने आकर बढ़वा दिया था, है ना बेटा? एक तो रास सिस्टम ने बढ़वा दिया था। पहले उसे कौन था? उससे पहले बेटा ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने भी GFR को बढ़ा दिया था। रासलीला मतलब रास सिस्टम के तहत भी हमने देखा क्या हो गया, हमारा GFR बढ़ गया था। सर अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, कोई घटाने की व्यवस्था नहीं है क्या? है बेटा, बिल्कुल है, घटाने की भी व्यवस्था है हमारे पास। अब आ गया हमारे पास ANF। ANF की जो फुल फॉर्म है बेटा, यह है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या बेटा? एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अब देखो ये कैसे काम करता है। देखो बेटा, किसी वजह से हमारा BP हाई हो जाता है। अब BP हाई हो गया तो बताओ बेटा, BP हाई हो जाएगा तो हमारा हार्ट जो है बहुत तेजी से मतलब ब्लड को पंप करेगा ना बेटा, और ब्लड जाएगा भर भर के किसके पास? हमारे एट्रियम के पास। और एट्रियम में बेटा होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या होते हैं बेटा एट्रियम में? एट्रियम में होते हैं बेटा स्ट्रेच रिसेप्टर्स। देखो बच्चे, एट्रियम में बहुत ज्यादा ब्लड जाएगा तो बेटा जल्दी जल्दी पंप करेगा, तो एट्रियम की जो वॉल्स हैं वो उनमें क्या हो जाएगी? स्ट्रेचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब एट्रियम की वॉल में स्ट्रेचिंग होती है तो एट्रियम की वॉल से जो फैक्टर निकलता है उसको मैं, या फिर हार्मोन निकलता है उसको मैं बोलता हूं ANF।
क्या बेटा, ANF। ANF के बारे में अगर मैं बात करूं, सर ANF क्या करता होगा? ANF है बेटा वैसोडाइलेटर। ANF होता है बेटा वैसोडाइलेटर। देखो बेटा, वैसो का मतलब मैंने क्या बताया? ब्लड वेसल। डायलेटर का क्या मतलब होता है ना, डायलेट करवा देंगे, थोड़े से पाइप चौड़े हो जाएंगे, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। तो आप बताओ, कोई भी पाइप का साइज अचानक थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना बेटा। तो ध्यान रखना, ये वैसोडाइलेटर है, और जब वैसोडाइलेटर है तो ये क्या करवा देगा बेटा? हमारा बीपी कम करवा देगा। बीपी कम मतलब GFR भी हमारे पास आज हो चुका है कम। क्या हो चुका बेटा? कम हो चुका है। संभाल लोगे? तो ध्यान रखना, रास सिस्टम और हमने देखा बेटा कौन सा? ADH, एल्डोस्टेरोन, सॉरी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इन दोनों से हमारा GFR बढ़ रहा था, लेकिन जो ANF है इससे हमारा GFR कम हो रहा है। और 3 ही दिए हैं NCERT में, जो कंट्रोल करने की प्रोसेस है वो 3 ही दी थी, हमने तीनों पढ़ ली है। बोलो ठीक है ना? संभाल लोगे? बहुत शानदार। क्या होती है मिक्सचरेशन? ये छोटे छोटे से पॉइंट बचे हैं, चैप्टर ऑलमोस्ट सांसें गिन रहा है आपकी, ठीक है ना? प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचरेशन। बेटा, यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को मैं कहता हूं मिक्सचरेशन। आगे देखेंगे, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, एक मिनट रुको, मैंने आपको बोला था कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें दो तरह के, इसमें बेटा क्या, दो तरह के होते हैं स्फिंक्चर्स, एक इंटरनल स्फिंक्चर और दूसरा क्या था बच्चों? एक्सटर्नल स्फिंक्चर। तो मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल स्फिंक्चर्स होता है ये होता है बेटा इनवॉलेंट्री। क्या होता है? इनवॉलेंट्री। और एक्सटर्नल वॉलेंट्री। लेकिन बेटा ध्यान रखना, बच्चों में ये दोनों के दोनों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेटा, ये दोनों को दोनों होते हैं इनवॉलेंट्री। मतलब सर, मतलब बेटा बच्चों के कंट्रोल में ये नहीं होते हैं, इसीलिए देखा होगा वो किसी की गोद में हो उनको फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, वो कर देंगे बेटा सुसु, ठीक है ना? उनके कंट्रोल में ये चीजें नहीं है। ओके, चलिए तो म्यूचुएशन भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इनिशियली मतलब बच्चों में, सॉरी, इनिशियली इट इज अ वॉलंटरी, देन इट बिकम्स इनवॉलंटरी इन न्यूनेट्स, न्यूनेट मतलब बच्चे, एंड रैबिट मिक्सचरेशन इज कंप्लीटली इनवॉलंटरी। तो बेटा रैबिट भी नहीं संभाल पाता है कि कब करना है कब नहीं करना है, रिफ्लेक्स है, हो जाता है। यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया था, हमने आपको बताया, टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब तक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलंटरी सिग्नल नहीं आ जाता तब तक हम इसको कहाँ रखते हैं बेटा? जल्दी बोलो, कहाँ रखेंगे? यूरिनरी ब्लैडर में। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो बेटा, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ चुकी थी, यूरिन यहाँ पर जैसे ही भरी, यूरिन जब भर जाती है तो बेटा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जब इसमें यूरिन भरने लगती है तब यूरिनरी ब्लैडर से जो सिग्नल है बेटा वो हमारे हाइपोथैलेमस, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि भाई चला जा, ठीक है ना, हो गया, यूरिन करनी है तेरे को। अगर अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि किसी भी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो सिग्नल लेकर जाती है उसको मैं कहता हूं एफरेंट, क्या कहता हूं बेटा? एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहता हूं बेटा? एफरेंट या फिर सेंसरी न्यूरॉन। बोलो, संभाल लोगे? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस हमारे यूरिनरी ब्लैडर में सिग्नल आ रहे हैं, इसको कौन लेकर आता है? जल्दी से बोल दो फटाफट। मोटर। कौन बेटा? मोटर या फिर क्या कहता हूं बेटा मैं इसको? इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन। तो ध्यान रखना, जब इसमें भर जाती है तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है और वापस यहां पर आ जाता है मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके। मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं? इनमें करवाती हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाती हैं? कॉन्ट्रैक्शन। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में होगा कॉन्ट्रैक्शन, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा मैच्योरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखना बेटा, ऐसे पूछा जाएगा ड्यूरिंग मिक्सचरेशन, जब आप मिक्सचरेशन करते हो तो क्या चीजें रिलैक्स हो रही हैं और क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं? मेक श्योर
जब आप यूरिनेशन करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो तो बेटा ध्यान रखना, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जो स्फिंक्टर्स थे इनमें क्या होगा बेटा, रिलैक्सेशन, और यूरेथ्रा भी क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लिख दूं क्या मैं, ये लो। ड्यूरिंग मैच्योरेशन आपके जो स्फिंक्टर्स हैं बेटा, स्फिंक्टर्स हैं, यूरेथ्रा हैं, इनमें होते हैं रिलैक्सेशन, और आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना। ये पैसेज ऑफ यूरिन लिखा हुआ है कि यूरिन कहां कहां से होकर गुजरती है। भाई बनी कहां थी यूरिन, याद करो बेटा, हमारी नेफ्रॉन में बनी थी यूरिन, और फिर कहां पहुंची, कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद डक्ट ऑफ बेलेनी, डक्ट ऑफ पेपला, याद करो, फिर जो हमारी रीनल पिरामिड्स थे, मिडलरी पिरामिड्स जो थे, उनमें बेटा आकर पेपला रीजन में खुली थी, कैलिक्स में, देन रीनल पेल्विस, और पेल्विस के बाहर क्या था बेटा हमारा, याद करो हाइलम ओपनिंग थी ना, वहां से निकला था हमारा यूरेटर। तो यूरेटर में, यूरेटर से आके कहां भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, देन ये लो बेटा बॉडी के बाहर आ गया। संभाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसान था। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। यूरिन, यूरिन देख लेते हैं कि यूरिन का बेटा क्या कंपोजिशन है, यूरिन का क्या कंपोजिशन है, एक्चुअली यूरिन होती क्या है और यूरिन में क्या क्या है। तो बहुत आसान बेटा, हम जानते हैं कि जो डेली लाइफ में हम अपनी यूरिन कितनी निकालते हैं बेटा, 1 to 1.5 लीटर पर डे। अरे याद करो, हमने आपको बताया था कि अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, फिल्ट्रेट बना था बेटा, सॉरी जीएफआर बना था 180 लीटर, वो बेटा 99% रीएब्जॉर्ब हो गया था फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। भाई 99% रीएब्जॉर्ब हो गया, उसका 1% इतना ही बनेगा बेटा। 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन को हम लोग रिलीज करते हैं। यूरिन का जो कलर होता है वो होता है लाइट येलो कलर, क्या बेटा, लाइट येलो कलर होता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो यूरिन का कलर है वो लाइट येलो कलर का है, किस पिगमेंट की वजह से, दैट इज यूरोक्रोम। संभाल लोगे। पीएच की बात करेंगे तो हल्का सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है बेटा, पीएच रहता है इसका 6। ध्यान रखना, नॉर्मल बारिश का भी जो पीएच होता है वो कितना रहता है बेटा, 6 ही होता है। तो हमारी जो यूरिन है और जो रेन है उनका पीएच सेम है। वो कहते हैं ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड आउट पर डे। बेटा दोनों डाटा अलग अलग हैं, यूरिन हम एक दिन में 1 से 1.5 लीटर और यूरिया 25 से 30 ग्राम। संभाल लोगे, बहुत शानदार। आगे देखो, ये कंडीशन लिखी हुई है ग्लाइकोसूरिया की। ग्लाइकोसूरिया किसको कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कहलाएगी ग्लाइकोसूरिया, किसमें बेटा, यूरिन में। ध्यान रखना, यूरिन का जो कंपोजिशन है, मैं बात करूं यहां पर 95% बेटा यूरिन में होता है हमारे वाटर, ठीक है ना, और लगभग इसमें 2.7% होती है यूरिया, ठीक है ना, और 0.3% में लगभग होते हैं यहां पर ड्रग्स एंड अदर चीजें। बोलो ठीक है ना, इतना संभाल लोगे, बहुत शानदार। देखो बेटा, हमने आपको बताया कि जो यूरिन है हमारे पास, इसमें 95% वाटर है, 2.7% लगभग यूरिया है, और 0.3% में जो आप ड्रग्स लेते हो ये भी हो सकते हैं, अदर पिगमेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, संभाल लोगे, बहुत बढ़िया। एक चीज और है हमारे पास, कीटोन बॉडीज। क्या बेटा, कीटोन बॉडीज अगर हमारी यूरिन में पाई जाती हैं कीटोन बॉडीज, तब ये कंडीशन कहलाती है बेटा कीटोन्यूरिया। क्या कहलाएगी, कीटोन्यूरिया। ओके, इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अब देखो, जो डायबिटीज होती है बेटा, ये भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। आओ डायबिटीज को देख लेते हैं। डायबिटीज बेटा दो तरह की होती है,
एक डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, बोलो ठीक है क्या? बहुत शानदार। देखो बेटा, डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में डिफरेंस समझो। सुनो बेटा, जो डायबिटीज मेलिटस होती है ये होती है ड्यू टू लेस सेक्रेशन ऑफ, चलो पूरा लिख देते हैं, ड्यू टू लेस सेक्रेशन ऑफ, ड्यू टू लेस सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है ना बेटा? अगर इंसुलिन का जो सेक्रेशन है बेटा आपके पास कम हो रहा है, इंसुलिन का सेक्रेशन कम, याद करो बेटा, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करती थी? इंसुलिन का काम ये हुआ करता था कि हमारे ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करती थी। अब देखो बेटा, ब्लड से ग्लूकोज लेवल कम हो जाता था जब इंसुलिन आती थी तब, लेकिन आज बेटा हमारे पास इंसुलिन नहीं आई, तो आप बताओ ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बेटा बढ़ेगा कि घटेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा जब जरूरत से ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारी किडनी इसको सारा का सारा मतलब वहां से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है पीसीटी से, स्मॉल अमाउंट ऑफ या फिर कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारा ग्लूकोज है यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। कहने का मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलती है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलती है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलती है इन यूरिन, इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रही है मतलब आपको कौन सी डायबिटीज है? डायबिटीज मेलिटस। क्या बेटा? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है ना? और अगर उल्टा है कि भाई यहां पर क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के जो पेशेंट होते हैं उनमें बेटा यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है? यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है। सर कैसे हो जाती है उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। याद करो, मैंने आपको बताया बेटा एडीएच। देखो बेटा, एडीएच का क्या काम हुआ करता था? डीसीटी से वाटर एंड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन करवाते थे, बढ़िया काम चल रहा था, यूरिन कंसंट्रेट बन रही थी। लेकिन बेटा हुआ क्या कि आज एडीएच नहीं आया, एडीएच नहीं आया, यूरिन आपकी कैसी बनेगी? डाइल्यूटेड। कैसी बनेगी बेटा? डाइल्यूटेड। यूरिन अगर आपकी डाइल्यूट हो चुकी है तो आप बताओ यूरिन का जो अमाउंट है, यूरिन वॉल्यूम जो है, ऐसा लिख देते हैं, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बेटा इंक्रीज, और यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज मतलब यूरिनेशन इंक्रीज, मतलब बेटा यूरिनेशन इंक्रीज। डिफरेंस समझ में आया? डायबिटीज मेलिटस, अगर आपकी यूरिन में पाया जा रहा है ग्लूकोज, दैट इज डायबिटीज मेलिटस, और अगर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी होगी बेटा? डायबिटीज इंसिपिडस। आसान है ना? बहुत आसान। याद रखने के लिए ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज कैसी होती? मीठी, एम फॉर मीठी, एम फॉर मेलिटस। बार बार जा रहे हो, इंसिपिडस। कैसे भी याद रख लो, ध्यान रखना जिनको डायबिटीज मेलिटस होती है उनकी यूरिन के आसपास आपको चींटियां देखने को मिल सकती है। ठीक है बेटा? तो देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन का। ठीक है ना बेटा? इंजेक्शन लिया जाता है इंट्रामस्कुलर, ठीक है, मसल्स में। हम इंसुलिन की कभी भी टैबलेट नहीं खा सकते। आपसे अगर पूछा जाए कि इंसुलिन की भाई टैबलेट क्यों नहीं खा सकते, तो आप बता सकते हो बेटा कि जो इंसुलिन की टैबलेट होती है ये बेटा इंसुलिन एक टाइप की क्या है बेटा? प्रोटीन है। और जो प्रोटीन नेचर की होगी तो बताओ बेटा हमारी जो इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी, मतलब एज अ हार्मोन वो काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम इंसुलिन की टैबलेट नहीं लेते, इंजेक्शन लेते हैं। और इंजेक्शन भी कहां लेंगे बेटा? मसल्स में लेते हैं। कहां लेंगे बेटा? मसल्स में लेते हैं। वेन में लेंगे तो सर क्या हो जाएगा बेटा? इंट्रावेनस लोगे तो ड्रास्टिक, अचानक ब्लड से ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और आप बेहोशी में जा सकते हो, डेथ भी हो सकती है अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में ले लिया तो इसीलिए बेटा जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो हमेशा हम मसल्स में लेते हैं। ठीक है ना बेटा? सर ज्यादातर हमने लोग देखा है यहाँ पेट वाले रीजन में लगाते हैं।
सर यहाँ क्यों नहीं लगाते? कहीं लगा लो बेटा। अब डेली इंजेक्शन लेने हैं, हाथों में कितने छेद करोगे, पेन होगा, और भी तो काम करने होते हैं। पीछे ले लोगे बेटा, यहाँ पर कहने का मतलब बैक साइड में, तो बेटा आपको बैठना भी होता है, ठीक है ना। तो हम ज्यादा अपने बैक साइड पर भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, इसलिए पेट वाले रीजन में लगा लेते हैं। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये हमने देख लिया है। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन्स का भी एक्सक्रीशन में रोल है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है वो कौन से हैं, जल्दी बोलो बेटा। किडनीज हैं, लेकिन अदर ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सर वो कौन कौन से अदर ऑर्गन्स हैं, उनकी बात करते हैं। आओ बेटा, हमारे लंग्स, लीवर, स्किन, ये भी एलिमिनेट करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को। देख लेते हैं। और लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। तो वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर पर डे हमारे लंग्स एक्सक्रीट करते हैं। CO2 लिखिए, लगभग 18 है ना, 18 लीटर पर डे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, इट सेक्रीट। इससे क्या सेक्रीशन होता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। याद करो, ये डायरेक्ट स्मॉल जो हमारे बाइल पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इनको डायरेक्ट कहां पर निकाला जाता था? याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये हमारे फीकल मैटर के साथ बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स और विटामिन एंड ड्रग्स, ठीक है, इन चीजों का भी एक्सक्रीशन होता है। स्वेट ग्लैंड, आपको जो पसीना आता है बेटा, यहां से भी बहुत सारा सॉल्ट स्वेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। हमारी स्वेट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो तो लैक्टिक एसिड भी हो सकती है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ध्यान रखना, होता है थर्मो रेगुलेशन। जो हमें पसीना आता है उसका मेन रीजन सिर्फ इतना है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना चाह रहे होते हैं। बोलो ठीक है ना, संभाल लोगे। इसीलिए गर्मियों में हमको पसीना ज्यादा आता है, क्योंकि बेटा टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज्यादा हो जाता है, हम कम करना चाहते हैं। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल्स, वैक्सेस थ्रू सीबम, ठीक है बेटा। तो जो हमारे ईयर्स में बेटा देखा होगा, ईयर में निकलता है सीबम, तो उस सीबम में क्या है? वैक्स एंड स्टेरॉल्स होते हैं, संभाल लोगे। दिस सेक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव टू द स्किन, मतलब ये स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आल्सो एलिमिनेट थ्रू, यहाँ पर लिखा होगा बेटा स्किन, है ना। चलो, स्किन की तो बात हो गई। तो कहने का मतलब जो अदर ऑर्गन्स हैं ये भी हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना बच्चे, संभाल लोगे। हाँ, यहाँ पर लिखा होगा बेटा सलाइवा, जो आप थूकते रहते हो बेटा, याद रहे हमारी सलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकते हैं, दुनिया भर के आयंस हो सकते हैं लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। बोलो ठीक है क्या, संभाल लोगे। लास्ट बचा है बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बचा बेटा? डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है बेटा। इस लेक्चर में अभी इतना ही। थैंक यू बच्चों।